In the last part, we have talked about the four fronts of a triangle. Those are centroids, incenter, circumcenter and orthocenter. Okay. इनको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने करी थी. इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. Centroids are the point of concurrency of three medians. Incenter is the point of concurrency of three internal angle bisectors. And circumcenter is the point of concurrency of three perpendicular bisectors of the three sides. And orthocenter is the point of concurrency of three altitudes. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपके ऐसी चीजें हैं जो जिसमें क्वेश्चन पे खेला जाता है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर जो होते हैं इन्हें निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. ठीक है. मतलब इतना आसान नहीं होता जितना सेंट्रोइड और इंसेंटर होता है. तो कुछ एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रहने चाहिए. ठीक है. वो कौन कौन से हैं. पॉइंट नंबर 1 जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल फोर फ्रंट्स कॉन्साइड्स, चारों के चारों फ्रंट एक ही जगह पे आ जाते हैं. मतलब आप क्या करो, आप सिर्फ सेंट्रोइड निकाल दो, वही आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा, वही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा सेंट्रोइड. सब वो सब चीजें वही आ जाएगी. इन सेंटर वगैरह सब वही सेम चीज हो जाएगी. ठीक है. तो इस कारण से अगर आप ये चेक कर लो कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो आप ये बोल सकते हो. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड निकालना तो आसान है. ठीक है. सरकम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का और राइट एंगल वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर. ठीक है. तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर एंड राइट एंगल वर्टेक्स इज ऑर्थो सेंटर. मतलब इन दोनों चीजों से एक चीज समझ में आ जाती है कि ऑब्जेक्टिवली अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इक्विलैटरल या राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है. इसके बावजूद अगर आपसे कोई फिर भी एक चीज होती है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट वी शुड नो इज यूलर्स लाइन. व्हाट इज यूलर्स लाइन. यूलर्स लाइन का कहना होता है कि आपके जो चार फ्रेंड्स है कौन से, सेंट्रोइड, ठीक है, ऑर्थो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, इन चार में से ये G इज द सेंट्रोइड, O इज द ऑर्थो सेंटर, C इज द सरकम सेंटर, I इज द इन सेंटर. इन चारों में से ये तीन हमेशा एक ही गली में रहते हैं. चार दोस्त में से तीन दोस्त का एक ही लेन में घर होता है. मतलब द 3 पॉइंट्स विच पॉइंट्स सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर. ठीक है. ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड ये तीनों के तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं. फॉर एनी ट्राइंगल दे आर ऑलवेज कोलिनियर. और उसे याद रखने के लिए याद रखो ऐसे, आपको याद है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नो इट, सब लोग जानते हैं. तो यहां पे समझिएगा कि ऐसे याद रखिए कि O मीन्स ऑर्थो सेंटर, G मीन्स सेंट्रोइड एंड C मीन्स सरकम सेंटर. तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर इन सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1. कैसे याद रखो, O और G के बीच में कितने गैप है, 2. G और C के बीच में कितने गैप है, 1. तो देयरफॉर द रेशियो इज 2:1. तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1. इस कारण से कभी अगर आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आप कभी सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर में से कोई एक आसानी से निकाल सकते हैं तो आप सेंट्रोइड तो आराम से निकाल ही सकते हो. तो अगर आपको इन तीन में से कोई दो मालूम चल जाए तो आप चौथा तो तीसरा अपने आप निकाल सकते हो. समझ में?
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट था ए, ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कॉस गामा कॉमा साइन गामा, ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया, ठीक है। कि इस ट्राइंगल में अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल डिवाइड बाय 3, फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल डिवाइड बाय 3, ये सेंट्रॉइड हो गया। अब देखो इसका सरकम सेंटर वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे? और ऑब्जर्व करो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ऑब्जर्वेशन की बात है, नहीं तो आप निकालोगे तो वो भी आ जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 1। वेरी गुड। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ दिस इज 1। मतलब ऑल द 3 पॉइंट्स ए बी सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0। तो ऐसा एक ही पॉइंट होता है जो तीनों पर वर्टाइसिस से इक्विडिस्टेंट हो, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। तो इसका मतलब सरकम सेंटर कौन हो गया? 0,0। अब आपका सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर है, आप ऑर्थो सेंटर निकालिए। पुराना आईटी में वो सवाल है, ठीक है। तो देखो ये आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर, इसको भी मैं बोल देता हूं x, y, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका सिग्मा कॉस अल्फा बाय 3 सिग्मा कॉस बीटा बाय 3, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। अब सरकम सेंटर जो था वो आपका 0,0। सेंट्रॉइड डिवाइड देम इन द रेशियो 2:1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बाय 3 इज इक्वल टू, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सिग्मा कॉस अल्फा बाय 3 एंड y बाय 3 विल बी इक्वल टू सिग्मा साइन अल्फा बाय 3। 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब देख रहे हो कि आपके ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट जो x, y थे वो क्या आ गए? दोज आर कमिंग आउट टू बी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा कॉमा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो बाय दिस वी कैन फाइंड द ऑर्थो सेंटर। Okay, let's say 3 points A, B, C are given to you. What you have to do? You have to find the circumcenter and circumradius. Circumcenter and circumradius of triangle ABC. ट्राइंगल ABC का सर्कमसेंटर या सर्कमरेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करें? हाउ वी शुड अप्रोच दिस पार्ट? देखिए इसके लिए हमें इन जनरल आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जल्दी से निकाल लो। 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 4 का अंडर रूट, ये आएगा जो आ रहा है √5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9, तो दैट विल गिव यू √10, ठीक है। फिर इसके बाद ए और सी के बीच का डिस्टेंस 3 - 1 4 और 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ये डिस्टेंस आ गया। तो बताओ ट्राइंगल कैसा होगा? व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल इट बी? (1, 1, 2, -1 and 3, 2) आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। वेरी गुड, दिस विल बी एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। ओके, अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो ये ना राइट एंगल ट्राइंगल है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमारी ट्रिक्स उसमें काम नहीं करने वाली।
तो हम लोग इसको अब कैसे करेंगे, इसको जनरल मेथड से करना पड़ेगा। कैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लेट से अल्फा कॉमा बीटा सरकम सेंटर है। इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द सरकम सेंटर, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डिस्टेंस ऑफ ए विल बी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर is equals to अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो सब जगह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहा है। अगर मैंने ये दो इक्वेशन ली तो देख लो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन ये आ गई है। और अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या आ रहा है, 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8, मतलब अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे ये 2 अल्फा, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2 अल्फा माइनस 4 बीटा, तो अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3/2, ये आ जाएगा। मैं चेक कर ले, 5:3। अब यहाँ पे देखो कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 बीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2, देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2। बीटा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। 1/2 रखोगे तो 2 बीटा विल बी इक्वल्स टू -1, सॉरी बीटा की वैल्यू 1/2 ना, बीटा की वैल्यू 1/2 रखो तो ये -1 होते जाके 1, तो 5/2। तो इससे अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 5/2, ठीक है। इफ यू पुट दैट वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू 1/2 तो -1 तो 1 जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। Therefore the circumcenter which we are looking for that comes out to be 5/2, 1/2। और सर्कम रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस 1, 1 से, तो 1, 1 से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 -1, 5/2 -1 हो जाएगा आपका 3/2, तो 9/4 प्लस 1/4, तो दैट विल गिव यू √5/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सब लोगों ने ये कर लिया, और ये मैंने पहले आपको पिन पॉइंट नहीं करा, मैंने आपको ये सबको पहले पिन पॉइंट नहीं करा क्योंकि कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने इस कारण से आपको पूरा अप्रोच बताया। इन जनरल आंसर ये आ गया। सरकम सेंटर कितना आया, सरकम सेंटर वॉज 5/2, 1/2 आया ये। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया, क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई आपको इतना करने के बाद क्या आपको कहीं आगे अकल आई कि हमने पहले कहीं कुछ मिस करा? उस मिस करने की कीमत क्या है वो आपको यहां दिखेगी। यहां पे ऑब्जर्व करना कि AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू ये BC² के बराबर आ रहा है 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10। तो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां पे राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है, तो BC का मिड पॉइंट जो होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। तो बताओ BC का मिड पॉइंट कितना आ रहा है, 5/2, 1/2। क्या यही आंसर था? देख रहे हो, ये चीज आप तुरंत कर सकते थे विदिन 30 सेकेंड, जो अगर आप मिस करोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। किसी का ध्यान नहीं गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। समझ में आया सबको? अरे बोलो बाबू। हाँ,
तो अपने आंख कान नाक खुले रखो, देखो जरा, ठीक है। चलो अब मैं मान लो इसमें बोलता है ऑर्थो सेंटर कहाँ है, तो ऑर्थो सेंटर तो राइट एंगल वर्टेक्स कौन सा होता है, ऑर्थो सेंटर आपका 1,1 ये ऑर्थो सेंटर आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू, ओके, देयर इज अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू व्हाट, This came back from a search. a circle passes through 9, 3, 7, -1 and 1, -1. Find center and radius. एक सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप इसको उसका सेंटर और रेडियस निकालना है, ठीक है। बताइए भाई जल्दी से, ये क्या आएगा। देखिए फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी, इस वर्टेक्स को सी बोल देते हैं। तो ए बी लेंथ निकालो, ए बी लेंथ क्या आएगी, 9, 7 तो ये हो जाएगा 4 + 16 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2√5। फिर बीसी लेंथ निकालो, बीसी लेंथ कितनी आ रही है, 7 - 1 8, 636 plus 0, so that will come out to be 6. 7 - 1 डाटा एक बार और चेक कर लो, 1, -1 9, 3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बीसी लेंथ आ गया आपका कितना, 7 में से 6, ये तो सेम हो गया। और इधर सब निकालते सी ए लेंथ, सी ए लेंथ कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गए तो 8, ये हो जाएगा 64 + 16, 64 + 16 ये कितना हो जाएगा, 70 80, 80 मतलब 4√5, ठीक है। ये सब आ रहा है, देख लो डाटा भी को चेक कर लो एक बार, ये जो आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैलकुलेशन। अब क्योंकि ये ट्राइंगल ना ही राइट एंगल है ना इक्विलेटरल है, तो हमें इसका सर्कम सेंटर निकालने के लिए फिर वही तरीके से जाना पड़ेगा, क्या कि x, y सर्कम सेंटर मान लो, तो इसका डिस्टेंस तीनों वर्टाइसिस से, तो x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ये आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। Now this should be equals to x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है तो वो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा वैसी। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ये वाला पार्ट तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। सॉल्व करोगे तो इससे आपका x - 7 की वैल्यू या तो x - 1 या फिर 1 - x आएगी। इससे तो सॉल्यूशन आने नहीं वाला, तो ये वाला जो होगा 2x = 8, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ये वाला क्वेश्चन सीधे सीधे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x - 9 माइनस x - 7 का होल स्क्वायर, तो ऐड करोगे तो 2x - 16 इनटू ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करोगे 2y - 2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा आपका 4, ठीक है। तो ये x - 8
4 तो चला जाएगा, ये अब x माइनस 8, ये 4 चला जाएगा यहाँ से, तो माइनस बचेगा, इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2। ठीक है, तो 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस 8, तो 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब सरकम सेंटर जो आएगा वो 4,6 आएगा। ठीक है, सरकम सेंटर 4,6 आएगा। नाउ यू हैव टू चेक, आप चेक करके बताइए सही आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये जो 2y इक्वल्स टू 6 आएगा, इसका आंसर ये 3 आएगा। तो सेंटर 4,3, 4,3 का डिस्टेंस अगर आप किसी से भी निकालेंगे 4,3 का, तो वो सेम आएगा। देखिए 9 माइनस 4 25, तो ये लेंथ आ रहा है 5, 7 माइनस 4 3, तो ये भी आ रहा है 5, ये 3, तो ये भी देखो ये 5, तीनों तो वर्टाइसिस से डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो जो सेम डिस्टेंस आएगा वही रेडियस आएगा, इसका अर्थ सेंटर ये होगा और रेडियस ये होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, द पार्टिकल बिगिंस एट ऑरिजिन एंड मूव सक्सेसिवली इन द फॉलोइंग पैटर्न। पहले वो ए किधर जाता है, इट मूव्स 1 along the x, then half along the y, then 1 along again half of the previous in the along the x, then half of the previous along the negative y, then x, then positive y, then x, then negative y, then plus x, then plus y, then plus x, then and so on it is going. Okay, by this zigzag manner it is going to be considered at a point, किसी एक पॉइंट की तरफ वो मूव करेगा। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये निकालना है। The length of each move is half of the length of the previous move, and the movement continues in a zigzag manner indefinitely. The coordinates of the point to which the zigzag converges is, what is the converging point of this zigzag? Okay, this is the question what you have to do. कोई बताना नहीं चाहता। चलिए देखिए, अब इसमें यहाँ पे क्या होगा कि along the x की बात अगर करें तो how we are moving along the x. First we move 1 towards this, then we moved 1/4 towards this, then we move 1/16. So always we are moving towards the right. Okay, so the x coordinate 1 plus 1/4 plus 1/16 and then 1/64 and so on. So this, as we are moving, the x is going increasing in this way, but this is a infinite GP. So if adds up to the infinity, then the final x will be 1 over 1 minus 1/4. So that will give you 4/3. So x coordinate has to be equals to 4/3. That should be either A or option number B. Now, how to find y? In case of y, you have to understand one thing. We are making the movement along the positive, then negative. Okay. So first we move upwards 1/2, then we came downwards by 1/8, then we move again upwards by 1/32, then we again move downwards by 1/4 of the factor. Then the common ratio is what? 1/4. So infinite GP will be 1/2 over 1 minus of 1/4, because the common ratio is minus 1/4. Okay, that is the thing that you might miss over here. So that will give you what? 1/2 upon 5/4. So that will give you what? 2/5. Hence the limiting point which we are tending towards will be 4/3, 2/5. So that will give you option number B. Now this type of questions can be created in a number of ways. Just I have to decide what sequence I have to create. Okay? हम अपने सीक्वेंस डिसाइड कर ले कैसा होगा उसके साथ। जैसे यहाँ जीपी बना, एपी भी बन सकता था, लेकिन यहाँ तब इनफाइनाइट के केस में नहीं जाता। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट चीज का कोई भी केस यहाँ पे ला सकते हैं। Okay, so now we are going to talk about what? Locus. What is the basic concept of locus? Locus means it is the path of a point. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट की लोकेशन या उसका मूवमेंट का जो पाथ होगा उसी की बात करते हैं, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एज लोकस। ठीक है, इसी को हम लोग लोकस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोल दूं कि लेट्स से कि मैं तुम्हें एक रस्सी बांध के खूंटे से रस्सी से बांध के खूंटे से बांध के रख दूं, तो तुम अपना मूवमेंट कहां करोगे? वेयर यू कैन मूव,
यू कैन ओनली मूव इन अ सर्कल और इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस अगर आप करते हो तो आपको क्या हो जाएगा कि वहां पे या तो सर्कल बनेगा या मतलब अलग अलग कर्व बनेंगे, वो डिपेंड करेगा रिस्ट्रिक्शन कैसा है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैंने रस्सी से बांधा तो तुम सर्कल या सर्कल के अंदर घूम सकते हो, लेकिन रस्सी की जगह अगर मैंने तुम्हें रॉड से बांधा, ठीक है, जो मैंने यूज करा वो रॉड करा, तो तुम अंदर नहीं आ पाओगे, सिर्फ सर्कल की पेरीफेरी पे घूम पाओगे, ठीक है। तो पाथ चेंज हो गया ना, एरिया चेंज हो गया। तो लोकस इज व्हाट, इट इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट एंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। अब देखिए, कुछ कॉमन पाथ आप लोगों को पता है, लेकिन सारे पाथ आपको पता हो जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली अगर आपको पाथ पता है तो बता सकते हो उस पाथ का नाम क्या है, अदरवाइज आप उस पाथ की इक्वेशन बता देते हो। तो कई बार अब होता क्या है कि हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट और हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस मतलब वो एक अलजेब्रिक कंडीशन जो सिर्फ वो पॉइंट सेटिस्फाई करे जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दैट इक्वेशन ऑफ लोकस। अभी हम लोग जो बात करेंगे बड़ी इजी फॉर्मेट में, मतलब बहुत सिंपल लेवल पे बात करेंगे कि भाई इतने इतने इतना ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे जाएंगे कॉन्सेप्ट यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, बस डाटा वहां पे थोड़ा सा और क्रूशियल होता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए, मैं आपको अभी से बता दूं, लोकस इज ए टॉपिक जिसका नाम सुनते ही अच्छे को पसीना आने जा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई डरते हैं तो लोकस के क्वेश्चन से डरते हैं, ठीक है। लेकिन लोकस के क्वेश्चन में सिंपल सी चीज है कि आप अभी से शुरू करोगे आगे तक भी उसी तरह चलेगा, बस डाटा हर बार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग ये लोकस निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों से क्या करता हूं, मैं लोकस के स्टेप्स भी आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा, हाउ टू फाइंड दैट लोकस, ठीक है। तो यहां पे जरा देखिए कि बेसिकली लेट से मैं बोलता हूं कि if a point moves such that it is equidistant from a comma 0 and 0 comma b, find its locus। मतलब एक पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ए कॉमा 0 और दूसरा दे रखा है 0 कॉमा बी, ठीक है। अब एक पॉइंट पी है, वो कैसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस ए से और बी से हमेशा इक्वल होना चाहिए, द डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी शुड बी सेम, ठीक है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी गई, अब हमें लोकस निकालना है। तो लोकस निकालने का स्टेप वन होता है कि आपको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप h, k मान लो। नाउ h, k is a common practice but you can assume whatever you want as soon as it keeps you distinct, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। आप इसे h, k मान रहे हो, चाहे इसे अल्फा, बीटा मान रहे हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सली मेजरली हम लोग इसे h, k मानते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एज्यूम the coordinates of point whose locus is to be found as h, k and draw the diagram। अब डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी होता है, जहां भी पॉसिबल हो वहां पे डायग्राम जरूर बना लीजिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए तो जितना साफ सुथरा हो सकता है, और जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है वहां पे लेबल कर दीजिए, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका ये होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपको जो जो इंफॉर्मेशन यहां दी गई है, ये तो आपने लेबलिंग कर ली, अब जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो जो ज्योमेट्रिकल है या एल्जेब्रिक है उसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे इसमें हमें क्या बोला गया है कि यहां पे हमें बोला गया है कि PA इक्वल्स टू PB, ये दिया गया है। तो इसका मतलब h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। PA इक्वल्स टू PB है तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है
आपको दे रखी है, उन्हें आप अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब देखिए, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अभी आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इतनी चीजें जो अभी आपके पास है, हम उन्हीं का यूज कर पाएंगे। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे आपके इंफॉर्मेशन बढ़ेंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आएगा, तो ये इंफॉर्मेशन भी यूज होने लग जाएंगी, वो डाटा आपको दिया जाने लग जाएगा। तो वो डाटा का फर्क क्या पड़ेगा कि बस आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे कि हम कंडीशंस को कैसे लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के तरीके ज्यादा बढ़ जाएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, लेकिन काम मेनली जो होना है वो यही होना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये लिखने के लिए आपको कहीं पे अगर कोई वेरिएबल मानने पड़े, ठीक है, ऑल्दो ट्राई करिए कि आप कोई वेरिएबल माने। देखिए h कॉमा k के अलावा अगर आपको कोई भी और वेरिएबल मानना पड़े यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे उन्हें हम लोग, अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अननोन कांस्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, हमें फाइनल आंसर में वो अननोन कांस्टेंट नहीं चाहिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो अननोन कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने कम हो उतना अच्छा, लेकिन कहीं अगर जरूरत पड़े तो उसे मानने में कोई कमजोर, कोई ऐसे डरना नहीं, वो आगे चल के किसी न किसी से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन में मुझे कोई नया वेरिएबल नहीं मानना पड़ा क्योंकि डाटा इतना सिंपल सा दे रखा है कि दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में कि आपको मैनिपुलेट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड एलिमिनेट ऑल अननोन वेरिएबल्स। अच्छा, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो कैसे कहलाएंगे, हमें नोन वेरिएबल, तो वो आ सकते हैं। ठीक है, ऑल अननोन वेरिएबल्स टू गेट एन इक्वेशन इन एच के कॉन्स्टेंट्स एंड नोन वेरिएबल। ठीक है, इनके टर्म्स में आपको इक्वेशन आनी, जैसे यहां पे अगर आप ओपन करोगे तो माइनस ए एच माइनस टू एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk, ये हो जाएगा। एच स्क्वायर चला गया, के स्क्वायर चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ah माइनस 2bk इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसमें कोई अननोन है नहीं क्योंकि ए और बी तो हमें दे रखे थे, एच के हमने अपने माने थे, तो बस आपको चौथा स्टेप यहां पे कर देना है कि आपको एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देना है। तो 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। बताओ ये लोकस कैसा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आएगी। इतना आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन, तो हम लोगों ने वहां पे सीधा आंसर क्या बोल दिया, आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर नहीं पता तो बोल दो, बस सिंपल इक्वेशन ये है, आगे जितना पता चलता जाएगा वो हम बोलते जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक प्रोसेस। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया अभी। अब हम अगला क्वेश्चन जो लेते हैं वो इससे थोड़ा सा बेटर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला क्या है, इतना समझ में आया सबको। ठीक है, आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस पार्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ l। ठीक है, so L is given in the question, so it is a known variable. It is sliding along the positive directions of x and y. So let's name this point as A and this point as B, and this is origin. Okay. Now, anytime this length L will be fixed. Okay. It is moving along the positive directions of x and y, sliding along the positive directions of x and y. But you have to find the locus of the centroid of this triangle OAB. तो अगर ये सेंट्रॉइड को मैं h कॉमा के मान लेता हूं, लेट्स से सेंट्रॉइड G जो था वो h कॉमा के, पहला स्टेप ये था कि ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो यू हैव मेड द डायग्राम एंड you have taken the coordinates of the required point as h comma k. Okay. Now, what was the second step? Second step was to represent all the given data in an algebraic form. So what are the different data given? डाटा हमारे पास गिवन है कि ए बी की वैल्यू एल है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। और जी ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है।
तो अगर मुझे सेंट्रोइड निकालना है, लेंथ निकालना है, तो मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला था, नॉर्मली कम मानो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल मानो। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोल दो, अल्फा कॉमा 0, और इस वाले पॉइंट को 0 कॉमा बीटा। लेकिन ध्यान देना, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे, हमें मानने पड़े। हमें मानने पड़े मतलब लास्ट में इनको गायब करना होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब बताओ, अगर हमने ऐसा मान लिया तो बताओ ये लेंथ एल के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1, लेंथ सी, ठीक है। दूसरा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड निकालो। तो बताओ एच सेक्शन, अगर जी सेंट्रोइड है तो वो अल्फा प्लस 0 प्लस 0/3, और के जो होगा वो बीटा प्लस 0 प्लस 0/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ गया कि h इज इक्वल टू अल्फा/3 एंड k इज इक्वल टू बीटा/3, ये होगा। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 2 और ये 3। अब हमें क्या करना है कि हमें इन इक्वेशन की हेल्प से एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एच के और नोन कांस्टेंट कौन है, एल, एच के एल और कांस्टेंट्स ही आए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करें भाई, देखो अल्फा की वैल्यू तो हमें एच के टर्म्स में दिख ही रही है, और बीटा की वैल्यू भी मुझे के टर्म्स में दिख ही रही है। तो ये वैल्यू अगर मैं पहली इक्वेशन में रख दूं तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हेंस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 9। अब लास्ट स्टेप क्या था कि h की जगह क्या रख दो, एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 9। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, एंड दिस लोकस एक्चुअली इज द लोकस ऑफ ए सर्कल। आप आगे जाके समझ जाएंगे इसको, लेकिन ये सर्कल का लोकस है। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये लाइन मूव करेगी, ठीक है, ए और बी की पोजीशन चेंज होगी। तो जब ए और बी की पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, ठीक है, जब ए और बी की पोजीशन चेंज होगी तो सेंट्रोइड की पोजीशन भी चेंज होगी। तो अगर मैं उन सेंट्रोइड की पोजीशन, सारी पोजीशंस को प्लॉट करूं तो कौन सा कर्व बनेगा, वो कर्व इस केस में कौन बनेगा, सर्कल बनेगा। पिछले वाले केस में क्या बन रहा था, स्ट्रेट लाइन। अब याद करो पिछले, बेसिकली अगर कोई पॉइंट 2 फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो वो कहां पे लाई कर सकता है। इफ ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट, देन वेयर इट विल लाई, बताइए। देखिए जैसे पिछला जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने क्या बोला था, पॉइंट पी वाज मूविंग इन सच ए वे दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो मतलब पी ए पी बी के बराबर है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे एक आर्क लेता हूं, ठीक है, एक आर्क लेता हूं, यहाँ पे ऐसे कट करता हूं, और उसी लेंथ का आर्क मैं यहाँ पे लेके यहाँ कट करूं, और ऐसे मैं नीचे करूं, और ऐसे मैं ए और बी से दोनों ऊपर नीचे भी करूं। तो बताओ मैं इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये कंस्ट्रक्शन का मेथड, किसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है, दिस इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का। Therefore, just remember one thing, if a point P moves such that it is equidistant from 2 points, if a point P moves such that it is equidistant from 2 fixed points, then it will always lie on their perpendicular bisector, ठीक है, इसे नोट कर ले। देखिए अभी हमने क्या बात करी कि अगर एक पॉइंट P ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस 2 फिक्स लाइन से इक्वल है, तो वो पॉइंट P कहां लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट, फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय दोस 2 लाइंस, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, डेफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलता हूं कि P एक पॉइंट है जो ट्राइंगल एबीसी के अंदर है, एंड P इज क्लोजर टू BC इन कंपेरिजन टू AB एंड AC एट एनी टाइम, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट मैंने ऐसे P लिया, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे P लिया, तो P का डिस्टेंस ऐसे, और ये P का डिस्टेंस ये, और P का डिस्टेंस ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर ये डिस्टेंस D1 है, ये D2 है, और ये D3 है,
तो बेसिकली D1 इज लेस देन D2 और D3 एट एनी टाइम। तो अगर पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है तो पता P कहां पे लोकेट होगा। तो जब भी आपको पता करना है कि कौन ज्यादा कौन कम, तो पहले तो ये देखो कि कहां पे इक्वल होगा। द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज वेयर दे आर इक्वल। ओके, तो बताओ कोई भी पॉइंट ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंट है तो मतलब उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो सब ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंट होंगे। ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे BC और AC से इक्वल डिस्टेंट रखना है तो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना दूंगा। तो ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका डिस्टेंस BC से और CA से इक्वल होगा। अब मुझे अगर किसी पॉइंट को क्या रखना है, अगर किसी पॉइंट को BC के पास रखना है तो इस लाइन के इधर आना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे पॉइंट को BC के पास रखना है इन कंपेरिजन टू AC, तो हमें इसको इधर रखना होगा। मतलब हमारा रिक्वायर पॉइंट जो है वो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, लेकिन ट्राइंगल के अंदर। तो कौन सा रीजन हुआ, ये वाला। तो दिस इज द रीजन वेयर एनी पॉइंट P lying inside this will be closer to BC than AC और AB, ठीक है, AC एंड AB। अब जरा देखो कि अच्छा ये वाला पॉइंट कोई बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, व्हाट दिस पॉइंट विल बी। This because those two are angle bisectors of the triangle, hence this will be what? This will be in center. यहां पर इन सेंटर होगा, ठीक है। इस पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो अपने कोर्स में नहीं लेकिन कई बुक्स में से दिख जाता है कंटीन्यूअस स्पेस वाले में, कि अगर बोलो कि मैंने रैंडमली एक पॉइंट P सिलेक्ट करा, और वो कैसे सिलेक्ट करा, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली होगी, थोड़ी तो आइडिया होगा हल्का फुल्का, कि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस, अगर मैंने एक पॉइंट P सिलेक्ट करा है ट्राइंगल ABC के अंदर से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोजर टू BC देन AB एंड AC। तो आपको क्या करना है, बताओ टोटल एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है ट्राइंगल ABC का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, फेवरेबल कितना हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और फेवरेबल कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल IBC। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी कटर सैंपल स्पेस में बन सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि आगे चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे, इस कारण से बार बार मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूं। क्लियर है सबको यहां तक। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ पॉइंट A 2,0, देयर इज अ पॉइंट B -2,0 एंड a point P moves such that PA plus PB is equals to 8. If PA plus PB is equals to 8, then what we can say, we have to find the locus of P. आपको P का लोकस निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो h कॉमा की, ठीक है। ये रहा पॉइंट A दैट इज 2,0, देयर इज अ पॉइंट B दैट इज -2,0, ठीक है। दोनों से डिस्टेंस का सम, इससे और इससे डिस्टेंस का सम जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8। तो बताओ इसका मतलब PA प्लस PB ये आपको 8 दे रखा है। तो PA, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि PA लेंथ लिखने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, PB लिखने के लिए और लेंथ की बात हो रही तो और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो PA लेंथ अगर निकालोगे तो PA लेंथ हो जाएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो h-2, आप ऐसे चाहते हो तो आप थोड़ा ज्यादा रखना चाहते हो तो इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 64 प्लस h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो इससे k स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, h स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स अंडर रूट ऑफ
h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 माइनस, ये लगा के माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 to the 8h, ठीक है। तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 हटाया तो ये हो जाएगा 8 माइनस h, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो तो 4 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 64 प्लस h स्क्वायर माइनस 16h। तो 4h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर, या 4k स्क्वायर तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 16h वहां माइनस 16h तो माइनस 32h, ठीक है। और प्लस 16 दैट इज इक्वल टू व्हाट 64 में से 16 चले गए तो कितना आया 48। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। ये आपका लोकस यहाँ पे आ जाता है। कुछ ओके ओके देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि प्लस हो गया तो 8 प्लस h हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दो तो h स्क्वायर बाय 16 प्लस k स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 1। तो लोकस h के की जगह क्या रख दो xy, तो बताओ लोकस कितना आ रहा है, लोकस इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इलिप्स। ये आपका इलिप्स कहलाएगा, ठीक है। समझाया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेशन, यहाँ पे अभी क्या है कि अभी सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन मतलब क्या कि यहाँ पे अभी ज्यादा डाटा नहीं है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वही सब यूज कर रहे हैं, तो अभी हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल एज्यूम नहीं करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमारे एजम्पशन करना और जो एलिमिनेशन एंड मैनिपुलेट एंड एलिमिनेट वाला स्टेप है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग और ऐड करते हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, क्योंकि आपको ये फिजिक्स वगैरह में भी और मैथ्स में भी आगे कई जगह पे इसका यूटिलाइजेशन आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से मतलब क्या है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से मतलब सिंपल सा कुछ इस तरह से है, ओके। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में मतलब ये है कि ये हमारा लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट P था x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, और ये कोई पॉइंट है लेट से, उसे हम लोग बोल देते हैं h, k। इस पॉइंट को हम लोग Q बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन एक्स वाई और एच के का मीनिंग क्या है। एक्स वाई और एच का मीनिंग ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये एक्स है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, वाई है। इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो है वो एच है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, के है, ठीक है। अभी मैं कहां बैठ के देख रहा हूं, अभी हमारा ओरिजिन यहां है, तो एवरीवन इज स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अगर ओरिजिन को उठा के मैं क्यू पे शिफ्ट कर दूं, मतलब ये हमारा नया ओरिजिन हो गया ओ डैश। तो देखो पॉइंट पी तो पी तो घूमने नहीं वाला, पी तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन अब होगा क्या कि ओरिजिन अगर यहां आ गया तो पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक्स, वाई थे वो चेंज हो जाएंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। तो अगर मैं ओरिजिन पे खड़े होकर देखूंगा तो कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, दोज आर द ओल्ड एक्स, ओल्ड वाई, और जब मैं क्यू पे खड़े होकर देखूंगा तो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ओरिजिन को उठा के मैंने क्या करा है, 0,0 से शिफ्ट कर दिया है h, k पे। उससे क्या हुआ कि जो पॉइंट x, y है उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये क्यों चेंज हो जाएंगे कि नया ओरिजिन अगर ये हो गया तो उसका x कोऑर्डिनेट अब नई y एक्सिस से देखा जाएगा ना, तो दिस विल बी कैपिटल X एंड दिस विल बी कैपिटल Y। मतलब मैं x एक्सिस और y एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे जो डायग्राम दिख रहा है तो उससे आप ये बहुत आराम से देख सकते हो कि पुराना x जो है वो नए x प्लस h के बराबर है,
और पुराना y जो है वो ये इस तरह से है। मतलब पुराने एक्स वाई में और नए एक्स वाई में ये रिलेशनशिप है। तो अगर मैं बोलूं कि पुराना एक्स वाई अगर ये था, पी के कोऑर्डिनेट्स पहले ये थे, अब पी के कोऑर्डिनेट्स नए हो गए ये, तो बताओ ये जो कैपिटल एक्स होगा वो कितना आएगा, एक्स माइनस एच वाई माइनस के आ जाएगा ना। मतलब 0,0 से अगर मैं ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट करूंगा तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y थे वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे x माइनस एच y माइनस के। जैसे अगर 0, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 7,3 थे, मैंने 0,0 से उठा के कोऑर्डिनेट को शिफ्ट कर दिया -1, -2 पे, ऑरिजिन को पहले शिफ्ट -1, -2, ये हो गया h के। तो बताओ P के नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P के नए कोऑर्डिनेट्स होंगे 7 माइनस एच, एच कौन था माइनस ऑफ -1, और ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -2, तो दैट विल गिव यू 8,5। तो अगर ओरिजिन को यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो P के कोऑर्डिनेट्स 8,5 हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज, कि जब आप ओरिजिन को उठा के 0,0 से कहीं और शिफ्ट करोगे जबकि एक्सिस को पैरेलल रखना है, तो that will called as that this is the relation, this is the basic relation that you have to understand. This is the relation between the old coordinates and new coordinates. Okay. अब देखो ये जो आया, ये जो कंडीशन आई, ये किसके लिए थी, कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, कि अगर मैं ओरिजिन को चेंज करूंगा तो कोऑर्डिनेट्स में सिस्टम में ऐसा चेंज आएगा। लेकिन अब जो है दूसरी चीज समझिए कि यहाँ पे अगर कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, ऐसे कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब कर्व की इक्वेशन लोकस, मतलब जो भी लोकस आएगा उस लोकस की इक्वेशन, कोई भी लोकस है, बोलो कौन सा लोकस, कोई भी जो तुम्हारी मर्जी का, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो चाहो वो बोल दो। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमें कोई भी लोकस दे रखा है तो उसकी इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई में कोई इक्वेशन होगी। तो पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक्स वाई यहाँ पे होता कौन है, व्हाट इज एक्स वाई। इस इक्वेशन में एक्स वाई क्या होता है, इस इक्वेशन में एक्स वाई ऐसे किसी भी पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है, जो इस पे लाई करता है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन दिस देन इट्स जनरल कोऑर्डिनेट्स विल बी x, y। ओके, तो अब देखो लोकस की इक्वेशन में फर्क थोड़ा अलग आता है। लोकस की इक्वेशन पहले ये थी, अगर अब मैंने क्या करा, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ये विद रेस्पेक्ट टू क्या था 0,0। अगर अब मैंने h, k पे चेंज कर दिया तो बताओ कर्व तो वही रहेगा, कर्व तो वही रहेगा। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द ओल्ड एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ न्यू। तो ओल्ड को नए के टर्म में कैसे लिखूं, यहां पे तो मुझे नया निकालना था ना, इस वाले पार्ट में मुझे नए निकालने थे, यहां पे मुझे ओल्ड को रिप्लेस करना है किससे, न्यू से। तो ओल्ड को इन टर्म्स ऑफ न्यू लिखूंगा तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से पहले अगर आपको लोकस की इक्वेशन दे रखी है तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद आप लोकस की इक्वेशन कैसे निकालोगे। सिंपल, आपको x की जगह x प्लस एच रखना है और y की जगह y प्लस के रखना है। ये रखने से आपकी इक्वेशन जो पुरानी एक्स वाई इक्वल 0 थी वो नई इक्वेशन f ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के इक्वल 0 हो जाएगी। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, लेट से ये एक लाइन है, ठीक है, या फिर चलो मैं कोई कर्व आपको जैसे अलग से दे देता हूं। ठीक है, लाइन वाइन क्या बोलूं, कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 3x प्लस 3x मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है। अच्छा, अब जरा देखो कि यहां पे अगर मैंने ओरिजिन को 0,0 से शिफ्ट कर दिया, कहां पे, लेट से 1,1 पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा। तो 0,0 के रेस्पेक्ट में कर्व जो था वो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 था, लेकिन 1,1 के रेस्पेक्ट में तो ये हो गया h और ये हो गया k। तो आपको नई इक्वेशन लिखनी, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या बोला था, x की जगह x प्लस एच, मतलब x की जगह x प्लस 1
-3 टाइम्स y की जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 1। देख लो ये सब कट रहा है, तो क्या बच रहा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि ये क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन थी। ये आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये अभी भी स्ट्रेट लाइन है, ये अभी भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बस क्या हुआ इक्वेशन में चेंज आ गया। यहाँ पे ओरिजिन 0,0 पे था और यहाँ पे ओरिजिन 1,1 पे। तो अगर 1,1 पे खड़े होकर देखो, ओरिजिन बना के देखोगे तो लाइन की इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अबाउट। दो चीज ध्यान रखना कि जब आपको नई इक्वेशन से पुरानी इक्वेशन चाहिए, you have to put the value of old coordinates in terms of new coordinates। ठीक है, और अगर आपको नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको नए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, तो x माइनस एच वाई माइनस के इक्वेशन एक ही है, कौन सी, एक ही चीज यूज करनी है। कौन सा यूज करना है कि कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल y इज y माइनस के। अगर आपको ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस एच वाई प्लस के हो जाएगा। ठीक है, और आपको ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू चाहिए तो अगर आपको न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड चाहिए तो ये हो जाएगा। तो इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पुरानी इक्वेशन से नई इक्वेशन निकालना है तो क्या करना होता है, x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के। पुराने कोऑर्डिनेट से नया कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या करते हैं, x माइनस एच वाई माइनस के। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो दिस इज व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ती रहेगी।